Only 6% are watching. तो स्टार्ट करें फटाफट सेशन को। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस अब नए अंदाज में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। टेंस अब नए अंदाज का टॉपिक है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। क्या है बेटा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे 10 वर्ब फॉर्म्स जो कि हमारे डेली चलती है। क्यों? क्योंकि बिना वर्ब्स के जो टेंस होता है वो हमारा बहुत ही प्रॉब्लम करता है। ओके, सक्षम इज प्रेजेंट। ओके ओके, फटाफट जुड़ जाइए सभी लोग और कॉपी पेंसिल लेके रेडी हो जाइए। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट प्लस इसके साथ साथ आपको फ्री में मैं कराने वाला हूं 10 वर्ब फॉर्म्स। वो भी लाइव क्लास के साथ साथ ही आपको लर्न भी हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम क्या सीखने वाले हैं, इसका ट्रांसलेशन भी आपको सीखने को मिलेगा कि इसका ट्रांसलेट यदि हिंदी में आ गया कोई सेंटेंस तो इंग्लिश में कैसे करेंगे। ओके, रेडी? मैं आई प्रोसीड नाउ? आगे बढ़ूं? हर्षित, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सत्यम दुबे, वेलकम। चलिए तो बिना लेट के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। वर्ब फॉर्म्स सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्ब फॉर्म्स। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्ब फॉर्म्स। रेडी? अब पहली हमारी वर्ब फॉर्म्स है जो हमारी वर्ब फॉर्म्स है, इसमें पहला है अफेक्टेड। सॉरी बेटा, अफेक्ट। ठीक, इसमें पहला हमारा क्या है? अफेक्ट। यानी कि आगे अभी तक हम 10 करके 20 तक पढ़ चुके हैं वर्ब्स। अब इसके आगे 21 है हमारा अफेक्ट। अफेक्ट मीन्स होता है असर करना। ठीक है ना, या किसी पे कोई चीज क्या हो जाना, प्रभावित कर देना, उस चीज को असर कर देना। ठीक है ना, अफेक्ट। अफेक्ट, अफेक्टेड, अफेक्टेड। कैसे पढ़ेंगे इसको? अफेक्ट, अफेक्टेड, अफेक्टेड, अफेक्ट, अफेक्टेड, अफेक्टेड। असर करना या प्रभाव डालना। असर करना या प्रभाव डालना। आशा करता हूं क्लियर हो रहा है। ओके ओके, कलरफुल कैट। अफेक्ट, अफेक्टेड, अफेक्टेड। मेरे साथ साथ बोल के आप भी रिवाइज कीजिए फटाफट। अफेक्ट, अफेक्टेड, अफेक्टेड, असर करना या असर डालना। क्लियर है बेटा? असर करना या असर डालना। जैसे कि सर, द लॉकडाउन अफेक्टेड मी। लॉकडाउन अफेक्टेड मी। सर, लॉकडाउन ने मुझ पे क्या किया? असर किया, असर डाला। सो दैट आई एम पुअर या आई वॉज पुअर या आई विल बी पुअर। ठीक है, सर इसीलिए मैं गरीब हूं या गरीब बन गया या गरीब हो जाऊंगा। ओके, अनएजुकेटेड इज अफेक्टेड ऑन मी माई कैरियर। अशिक्षिता जो है ना, जो हम नॉलेज नहीं करते हैं, गेन नहीं करते हैं, ये जो है हमारे ऊपर क्या करेगा? अफेक्ट करेगा, अफेक्ट डालेगा, यानी कि असर करेगा, जिसकी वजह से हम क्या हो जाएंगे? गरीब हो जाएंगे। वी विल नॉट प्रोसीड आवर लाइफ इन फ्यूचर। ठीक है ना, सो टू ऑब्टेन एजुकेशन और गेन एजुकेशन या गुड नॉलेज इज गुड, या कंटिन्यू करके रखना चाहिए इसको। ठीक है, क्योंकि शिक्षा ही शेरनी का एक ऐसा दूध है बेटा जो जितना पिएगा ना उतना ही दहाड़ेगा। ओके, इसीलिए देखिए, एक किसी ने कहा है कि यदि आप अनपढ़ हैं, अज्ञानी हैं, तो ये आपका दोष नहीं है, लेकिन यदि आप कोशिश ही नहीं करते पढ़ने का, कुछ सीखने का, तो सरासर आपका ही दोष है, यानी कि आप ही गलत हैं। ठीक है, तो हम तो कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अगला हमारा वर्ब है अफर्म। अफर्म क्या है बेटा? अफर्म। अगला हमारा वर्ब है अफर्म। अफर्म्ड, अफर्म्ड, अफर्म्ड मीन्स स्वीकार करना। किसी भी चीज को स्वीकार करते हैं, इसीलिए कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव माने वो स्वीकार करता है कि हाँ ऐसा चीज, कुछ न कुछ ऐसी चीजें हुई थी। अफर्म, अफर्म, अफर्म्ड, अफर्म्ड। ओके, क्लियर है? तो अफर्म का मतलब क्या होता है बेटा? स्वीकार करना। अफर्म मीन्स क्या होता है? स्वीकार करना, किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर लेना। यदि दूसरे वर्ड में मैं बोलूं तो एक्सेप्ट कर लेना हो जाएगा। क्लियर है?
अफर्म, अफर्म्ड, अफर्म्ड, अफर्म, अफर्म्ड, अफर्म्ड मीन्स स्वीकार करना। क्लियर है? सेकेंड फॉर्म इसकी है अफर्म्ड और थर्ड फॉर्म क्या है? अफर्म्ड। ठीक है, अफर्म्ड अफर्म्ड दोनों सेम ही है। ठीक है, बस फर्स्ट फॉर्म क्या है? अलग है। आईएनजी फॉर्म बनाना होगा तो क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म में ही जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसी में आईएनजी जोड़ देंगे तो बन जाएगा अफर्मिंग। ओके, क्लियर है? या एस या एस जोड़ के इसमें बना देंगे अफर्म्स तो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी। अगला है हमारा, चलिए इसके द्वारा एक दो मैं सेंटेंस बना लेता हूं, जैसे कि प्रिंसिपल अफर्म, प्लीज अफर्म दिस आंसर, कृपया इस आंसर को क्या कीजिए? स्वीकार कीजिए। प्लीज अफर्म दिस आंसर, कृपया इस जो आंसर है, जो हमारा उत्तर है, उसको क्या कीजिए? आप स्वीकार कीजिए। ओके, तो इस तरीके से इसका हम यूज कर सकते हैं। अगला है हमारा अफोर्ड, 23 है अफोर्ड। अफोर्ड की मतलब होता है क्या? खर्च कर सकना। नहीं कहते हैं सर हमारे मम्मी पापा ना इतनी महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, सर हम एप्पल का फोन ना अफोर्ड नहीं कर सकते, सर हम 5 स्टार होटल ना अफोर्ड नहीं कर सकते, सर हम बहुत बड़े स्कूल ना हमारे मम्मी पापा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अफोर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? कि उतना खर्च कर सकना, यानी कि जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उसी हिसाब से अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, उतना ही खर्च करते हैं। ठीक है, तो खर्च जितना आप कर सकते हैं इसको बोलते हैं अफोर्ड। अफोर्ड का मतलब क्या होता है? कि खर्च कर सकना। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? एनीबॉडी हैव एनी काइंड्स ऑफ डाउट? ओके, चलिए सेकेंड फॉर्म है इसकी अफोर्डेड। अफोर्डेड, अफोर्डेड खर्च कर सकना। ठीक है ना, आप जितना खर्च कर सकते हैं तो कहते हैं आई अफोर्ड दिस प्राइस, आई अफोर्ड दिस प्राइस, आई अफोर्ड दिस सर्विस, आई अफोर्ड दैट, आई अफोर्ड दिस, यानी मैं इतना खर्च कर सकता हूं, यानी जिसकी उतनी जो कीमत है उतना मैं क्या कर सकता हूं? अफोर्ड कर सकता हूं, यानी कि उतना खर्च कर सकता हूं। ठीक है ना? कितने लोग पेरेंट्स क्या कहते हैं? बेटा आई कांट अफोर्ड द एजुकेशन ऑफ मेडिकल, बेटा मैं मेडिकल के जो एजुकेशन है ना उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। अफोर्ड मींस उतना मैं खर्च नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज माई सैलरी इज ओनली 10,000 पर मंथ, क्योंकि मेरी सैलरी क्या है? केवल 10,000 रुपए महीने है। समझ में आया? अफोर्ड का मतलब क्या होता है? अफोर्ड मींस जितने आपके मम्मी पापा आप पे खर्च कर सकते हैं, तो अफोर्ड मींस होता है खर्च कर सकना जितना भी। नेक्स्ट है 24 एग्री। एग्री मीन्स होता है, आप लोगों को भी बहुत सारे लोगों को पता है, एग्री मीन्स होता है सहमत होना। एग्री, एग्री मीन्स होता है बेटा सहमत होना। ठीक है ना, सहमत, किसी भी चीज के लिए सहमत होना। जैसे कि आपको जाना है पिकनिक या आपको जाना है क्रिकेट खेलने, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? एग्री होते हैं अपने दोस्तों के साथ, चलेंगे ना जी, 5 बजे चलना है ना जी, एग्री 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 हो ना जी, डन डन कहते हो ना आप। तो इस तरीके से एग्री का मतलब होता है सहमत होना, किसी भी कार्य को, किसी भी मामले में, किसी भी चीज से लेकर के आप सहमत जब होते हैं, एग्री होते हैं, तो उसको आप कहते हैं कि एग्री। ओके, क्लियर है? आप लोगों को पूरा पूरा समझ में आ रहा है ढंग से? कोई डाउट्स किसी को? ओके, बहुत बढ़िया, नोट कर लिया, वेरी गुड बेटा। तो एग्री, जैसे आई एम एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूं। यू आर एग्री विद मी, या डू यू एग्री विद मी, क्या आप मुझसे सहमत हैं? तो इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। यदि पास्ट में इसकी बात करें, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो क्या कहेंगे? आर यू सॉरी डू यू एग्री विद मी, क्या आप मुझसे सहमत हैं? ठीक है ना। यदि पास्ट में इसका यूज करें कि क्या वह आपसे सहमत था, ठीक है ना, तो डिड ही एग्री विद यू, क्या वह आपसे सहमत था? किसी को भी कोई डाउट है बेटा, फटाफट देखिए, हमारा टारगेट क्या है कि जितनी भी वर्ब फॉर्म्स है आपको घर पे बैठ के रटने की जरूरत ना पड़े, यहीं भी पूरा ढंग से एक्सप्लेन करूंगा, आप ढंग से समझ लेंगे तो आपको घर पे बैठ के रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने से बच जाएंगे। तो रटना नहीं है बेटा, समझना है और समझ के उस कॉन्सेप्ट को और रिमाइंड करना है, ठीक है ना, रटना नहीं आपको। तो एग्री का मतलब समझ गए, एग्री मींस होता है सहमत होना किसी भी चीज के लिए, ठीक है ना। आर यू एग्री विद मी टू गो टू पिकनिक टुमारो, क्या आप मुझसे सहमत हैं कि हम लोग कहां चलें? पिकनिक चलें। ओके, ठीक है, इसका होगा एग्रीड एग्रीड एग्रीड। एग्री मीन सहमत होना, एग्रीड सेकेंड फॉर्म हो गई इसकी,
और एग्रीड थर्ड फॉर्म, यानी कि दोनों की सेम है, ऐसी वर्ब को बोलते हैं वीक वर्ब, जिसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म में कुछ ज्यादा का अंतर नहीं होता है, उसे बोलते हैं हम वीक वर्ब। वीक वर्ब क्या बोलते हैं बेटा? वीक वर्ब, वीक वर्ब, वीक वर्ब बोलते हैं उसको। वीक वर्ब का मतलब क्या कि ये जो वर्ब है ना, ये इसकी फॉर्म ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा हम कुछ ऐड कर देते हैं तो नया फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बन जाता है। इसीलिए ये जो है वर्ब होगी, इस तरीके की जो भी वर्ब होती है उनको वीक वर्ब के नाम से जानते हैं। चलिए अगला है नेक्स्ट 25 एम। एम का मतलब होता है बेटा निशाना लगाना। कहते हैं ना व्हाट इज योर एम, आपका एम क्या है, यानी आपका निशाना कहाँ है, व्हाट इज योर एम, ठीक है ना। तो एम का मतलब होता है निशाना लगाना या किसी को अपना उद्देश्य बनाना, किसी भी चीज के लिए अपना एक उद्देश्य बनाना कि मेरा तो यही उद्देश्य है, ठीक है ना। तो एम, एम्ड, एम्ड, एम का मतलब होता है निशाना लगाना या किसी को उद्देश्य बनाना, ठीक है ना। एम, एम्ड, एम्ड याद कैसे करना है आपको? एम, एम्ड, एम्ड याद कैसे करना है? एम, एम्ड, एम्ड निशाना लगाना, ठीक है। जैसे कि आई एम्ड, आई एम्ड टू दिस बॉय, मैं इस बॉय पे क्या किया हूं? निशाना लगाया हुआ हूं। आई एम्ड टू दिस बॉय, मैं इस बॉय पे निशाना, आई एम्ड एट दिस बॉय, सॉरी, आई एम्ड एट दिस बॉय, मैं इस लड़के पे निशाना लगाया हूं। आई एम्ड एट दिस कैट, मैं इस बिल्ली पे निशाना लगाया हूं जो कि इधर उधर देख रही है, ठीक है। आई एम्ड दिस कैट, मैं इस बिल्ली पे निशाना लगाया हूं जो कि इधर उधर देख रही है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ूं मैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, जल्दी फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है 26 नंबर की वर्ब, जिसका मतलब है एयर। एयर का मतलब होता है हवा में सुखाना। किसी भी चीज को यदि आप हवा में सुखा रहे हैं तो उसके लिए यूज करेंगे एयर। एयर्ड, एयर्ड, एक एयर का मतलब होता है बेटा हवा, लेकिन यहाँ पे हम वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसका मतलब होगा हवा में सुखाना। एयर, एयर्ड, एयर, एयर, एयर्ड, एयर्ड यानी हवा में क्या करना, इसको सुखाना। एयर, एयर्ड, एयर्ड हवा में सुखाना। जैसे आई एयर्ड माई ऑल क्लोथ्स, मैंने अपने सारे कपड़े हवा में सुखा लिए। बिकॉज आई फील दैट इट विल रेन, मुझे लगा कि वर्षा होगी। सो आई एयर्ड ऑल माई क्लोथ्स, इसीलिए मैंने क्या किया, सारे के सारे कपड़े को हवा में सुखा लिया। तो एयर का मतलब होता है हवा में सुखाना। एयर्ड, एयर्ड, एयर्ड। क्लियर है बेटा? किसी को किसी प्रकार की कोई डाउट? डन। बिल्ली मर जाएगी, कोई बात नहीं बेटा, वो नहीं मरेगी। चलिए सेकेंड है हमारा अलाउ। अलाउ, अलाउड, अलाउड, अलाउ, अलाउड, अलाउड मीन्स होता है, अलाउ मीन्स होता है अनुमति देना। जैसे कि मैं पूछता हूं कि क्या आपने आप जा रहे हैं खेलने, या आपके दोस्त पूछते हैं कि आपके पापा ने अलाउ कर दिया एकेडमी जाने के लिए, चाहे किसी भी काम के अलाउ कर दिया, तो पहले अनुमति लेते हैं आप, ठीक है ना। अनुमति लेना। अलाउ का मतलब क्या होता है? अनुमति, सॉरी लेना नहीं, अनुमति देना। अलाउ मीन्स होता है अनुमति देना, ठीक है ना। ही अलाउड मी टू गो टू पिकनिक, या माई पेरेंट्स अलाउड मी टू गो टू पिकनिक, मेरे माता पिता ने अनुमति दे दिया कि तुम पिकनिक जाओ, ठीक है ना। ओके ओके, बहुत लेट कर दिया आप लोग, आकांक्षा और अर्जुन बहुत लेट कर दिए बेटा, ठीक है। अलाउ का मतलब क्या होता है? अनुमति देना किसी चीज को। जैसे कि आपके पेरेंट्स आपको अनुमति देते हैं, मैं आपको, आप कहते हैं सर मे आई गो टू टॉयलेट, तो मैं आपको बोलता हूँ यस गो, तो ये क्या हुआ? अलाउ हुआ, ठीक है ना। अलाउ का मतलब क्या होना? किसी भी चीज को अनुमति, किसी भी कार्य के लिए अनुमति दे देना, ठीक है ना। तो अलाउड, 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 अलाउ, अलाउड, अलाउड अनुमति देना। ओके क्लियर है? आगे बढ़ूं। सेकेंड 28 है अमेज। 28 है अमेज।
अमेज का मतलब होता है अचंभे में डालना। ही अमेज्ड मी, उसने मुझे अचंभित कर दिया। ही अमेज्ड मी दैट ही फेल्ड, उसने मुझे अचंभित कर दिया कि वो क्या हो गया है, फेल हो गया। ठीक है ना, ही अमेज्ड मी, उसने मुझे अचंभित कर दिया। यू अमेज्ड योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स को क्या कर दिए, अचंभित कर दिए। यू अमेज्ड योर पेरेंट्स, आपने आपने क्या किया, अपने पेरेंट्स को अचंभित कर दिया। तो यहाँ पे हम इस वर्ब का यूज करेंगे अमेज। अमेज का मतलब होता है अचंभे में डालना, किसी भी चीज को क्या कर देना, आश्चर्य, मतलब पूरा सडनली उस चीज को ऐसा कर देना कि वो घबरा जाए कि अरे ये क्या है। तो अमेज, ठीक, अमेज, अमेज्ड, अमेज्ड। ओके, आई ऑलवेज अमेज्ड with my teaching way. I always amazed to all students the teaching way. Okay, with the teaching way. मैं हमेशा अपने बच्चों को क्या कर देता हूँ, अचंभे में डाल देता हूँ अपने पढ़ाने के तरीके से। वो एक बार भी तुरंत शॉक हो जाते हैं कि अरे ये क्या। ठीक है ना, तो अमेज, अमेज्ड, अमेज्ड। क्लियर हो गया बेटा। यू अमेज्ड योर फ्रेंड फॉर हिज बर्थडे, आपने अपने दोस्त को अचंभे में डाल दिया, क्या, किस लिए, उसके बर्थडे के लिए। ठीक है, 29 वर्ब फॉर्म है हमारी अम्यूज। अम्यूज का मतलब होता है मन बहलाना। जैसे आपका मन लग नहीं रहा है तो आप क्या करते हैं, टिकटॉक की वीडियो देखते हैं, मॉस पे जाते हैं, फ्री फायर खेल लेते हैं। तो अम्यूज का मतलब होता है मन बहलाना। किसी भी कार्य में आपका मन लग नहीं रहा है या आप बोर हो रहे हैं, यू आर फीलिंग बोर, ठीक है, आप यू आर टायर्ड, तो आप क्या करते हैं, अपने मन बहला लेते हैं। नहीं कहते मन बहला रहा हूँ यार, और क्या करूँ, बैठ के लॉकडाउन में पागल हो गया हूँ। चाहे लॉकडाउन जब था तो यार क्या बताऊँ, बहुत परेशानी थी। तो अम्यूज का मतलब होता है बेटा मन बहलाना। अम्यूज, अम्यूज्ड, अम्यूज्ड, अम्यूज, अम्यूज्ड, अम्यूज्ड मतलब होता है मन बहलाना। अम्यूज, अम्यूज्ड, अम्यूज्ड, मन बहलाना। क्लियर है, किसी को कोई डाउट, एनीबॉडी हैव एनी काइंड्स ऑफ डाउट? ओके, अम्यूज, अम्यूज्ड, अम्यूज्ड, जैसे मैं अपना मन बहलाता हूं। ठीक है ना, मैं आप लोगों के साथ अपना मन बहलाता हूं। ठीक, आई अम्यूज विद यू, मैं आप लोगों के साथ अपना मन बहलाता हूं, आप लोग मेरे साथ अपना मन बहलाते हैं। यू अम्यूज विद मी, आप लोग मेरे साथ मन बहलाते हैं। आप अपने भाई के, या सीता अपने भाई के साथ मन बहलाती है। सीता अम्यूज विद हर ब्रदर, सीता अम्यूज विद हर ब्रदर, सीता अपने भाई के साथ क्या करती है, मन बहलाती है। उसका मन नहीं लगता है तो छोटा भाई उसको क्या करती है, उसको बार बार परेशान करती है, बार बार उसको गोद में लेके खिलाती है। ठीक है ना, उसे हग करती है, तो इससे उसका मन बहलता है। ठीक है, या सीरियल देख के अपना मन बहलाती है। बहुत सारे तरीके हैं मन बहलाने के। ओके बेटा, आगे बढ़ो फिर। चलिए लास्ट और 30 हमारा जो वर्ब है एनालाइज। एनालाइज का मतलब होता है किसी भी चीज को विश्लेषित करना, विश्लेषण करना उसमें कि क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत है। जैसे आप लोग कुछ क्वेश्चन लेकर के आए, बहुत सारी चीजें हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, बेटा आई एनालाइज इट, बेटा मैं इसे विश्लेषित करूंगा, विश्लेषण करूंगा इसका। एंड आफ्टर दैट आई विल टोल्ड यू, या आई टेल यू दैट विच इज रॉन्ग और राइट, मतलब जो गलत, क्या गलत है क्या सही है, पहले मुझे एनालाइज तो करने दीजिए। ठीक है ना, जैसे कोई भी मामला होता है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, पहले इंक्वायरी करते हैं, एनालाइज करते हैं उस मैटर को कि इसमें है क्या, सच्चाई क्या है। तो एनालाइज का मतलब होता है क्या करना बेटा, एनालाइज का मतलब होता है विश्लेषण करना। ठीक है ना, आई एम एनालाइजिंग अबाउट द टेंस, मैं टेंस के बारे में क्या कर रहा हूं, एनालाइज कर रहा हूं। आई एम एनालाइजिंग अबाउट द वर्ब, मैं वर्ब के बारे में क्या कर रहा हूं, एनालाइज कर रहा हूं। ठीक है, आई एम एनालाइजिंग टू टीच प्रोपरली माय स्टूडेंट्स, मैं एनालाइज कर रहा हूं कि किस तरीके से अपने बच्चों को क्या किया जाए, बढ़िया से बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाए। क्लियर हो रहा है, एनालाइज का मतलब क्या होता है, विश्लेषण करना। तो 30 और लास्ट है एनालाइज, एनालाइज्ड, एनालाइज्ड, एनालाइज, एनालाइज्ड, एनालाइज्ड मींस विश्लेषण करना। क्लियर है, किसी को कोई डाउट, एनीबॉडी हैव एनी काइंड्स ऑफ डाउट? ओके, फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं। एयर, एयर का मतलब होता है बेटा हवा में सुखाना, किसी भी चीज को
एयर नहीं कहता यार, एयर हवा लग जाएगी, हवा लग जाएगी, हवा लग जाएगी मतलब वो एयर उसमें हवा में सूख जाएगा। तो एयर का मतलब होता है हवा में सुखाना। अलाउ का मतलब होता है अनुमति दे देना। अलाउ मीन्स क्या होता है बेटा, अनुमति दे देना। आपके मम्मी पापा आपको अलाउ करते हैं, मैं आपको अलाउ करता हूँ, या स्कूल में जाते हैं तो प्रिंसिपल सर, कोई टीचर आपको अलाउ करता है। अमेज मीन्स अचंभित करना या चंबे में डाल देना किसी को, ठीक है ना। अम्यूज मीन्स मन बहलाना। अम्यूज का मतलब क्या होता है बेटा, मन बहलाना। एनालाइज का मतलब होता है विश्लेषण करना। क्लियर हो गया, हम आगे बढ़े। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं वाटर ड्रिंक कर लेता हूं। बिकॉज आई एम फीलिंग थर्स्ट, बिकॉज आई एम फीलिंग थर्स्टी। जल्दी ले लिए बेटा, ले लिए, स्क्रीनशॉट हो गया। आगे बढ़ूं फिर, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब आता है हमारा आज का टॉपिक पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आता है हमारा आज का टॉपिक पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो शुरू करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले हम समझेंगे बेटा कि इसका नाम पास्ट इंडेफिनिट क्यों पड़ा। इसका नाम जो है वो पास्ट इंडेफिनिट क्यों पड़ा, क्या ऐसा कारण था जो इसका हमें नाम रखना पड़ा पास्ट इंडेफिनिट। समझिए, जैसे प्रेजेंट टाइम में किसी भी हैबिट को, किसी भी फैक्ट को या किसी भी रूटीन को एक्सप्रेस करने के लिए, डेफिनिट एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते थे या प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े, वैसे ही कुछ ऐसे हैबिट, कुछ ऐसे एक्शन या कुछ ऐसी आदतें जो होती हैं वो पास्ट की कुछ ऐसे एक्शन हो जाते हैं या कुछ ऐसे रूटीन्स हो जाते हैं जिसे हम प्रेजेंट टाइम में क्या करना हो, एक्सप्रेस करना हो, तो आप किसका यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बेटा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, जिसको सिंपल पास्ट के नाम से भी हम जानते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब ये है कि पास्ट मीन्स बीते हुए समय में, इंडेफिनिट मीन्स जो डेफिनिट हो, यानी कि जो डेफिनिट हो, एक्शन निश्चित हो, और टेंस मीन्स टाइम प्लस एक्शन, यानी कि ऐसा एक्शन जो बीते हुए समय में क्या हो, डेफिनिट हो, तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या जिसको हम सिंपल पास्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया, आ गया समझ में। फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट, यस सर, यस सर, जल्दी। लाइक करने में आप लोगों को क्या जाता है, देखिए 9 लोग देख रहे हैं, आप लाइक केवल 2 है, ये तो गलत बात है बेटा। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं, लाइक करने में कौन सा पैसा लगता है। फटाफट लाइक कर दीजिए, जल्दी, फटाफट, जल्दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि सर इसको पहचानेंगे कैसे हम, हमें यही तो दिक्कत होती है कि हम पहचान ही नहीं पाते कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, पास्ट का इंडेफिनिट है, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट का परफेक्ट है, या कौन सा है, यही तो हमें समझ में नहीं आता। तो चलिए आज मैं आपको समझाता हूं। यदि वाक्य के क्रिया के अंत में आ, ये, यी, था, थे, थी, यदि आ जाए, किसी भी वाक्य के क्रिया के अंत में आ, ये, यी, था, थे, थी यदि आपको आ जाए, ठीक है ना, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप समझ जाइएगा। हिंदी की बात कर रहा हूं मैं बेटा, मैं हिंदी वाले सेंटेंस में यदि वाक्य के क्रिया के अंत में आ, ये, यी, था, थे, थी यदि आ जाता है, तो आप समझ जाइएगा
कि ये जो सेंटेंस है वो कौन सा, ये जो टेंस है वो कौन सा टेंस है, तो ये जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर है? और इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, तो इंग्लिश में या तो डिड आएगा, या तो डिड आएगा, या आ जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, या तो डिड आएगा या आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आप समझ जाइएगा इंग्लिश वाले सेंटेंस को कि ये जो सेंटेंस है ये किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में है। ये जो सेंटेंस है इसका टेंस क्या कह रहा है, इसकी जो वर्ब है वो ये बता रही है कि ये किसमें है, तो पास्ट इंडेफिनिट में है। क्लियर है बेटा? कोई डाउट किसी को भी, किसी प्रकार का किसी को कोई डाउट? सब लोग कर दीजिए बेटा, फटाफट कर दीजिए। लाइक करने में कौन सा पैसा लगने वाला है, देखिए सामने लाइक का दिख रहा है अंगूठे वाला बटन, फटाफट उसको लाइक कीजिए। जो लाइव चैट है ना इधर राइट साइड में कॉर्नर में, उसको कट की करेंगे तो इधर लाइक का ऑप्शन आएगा, और फिर लाइव चैट पे क्लिक कर देंगे तो फिर आपका लाइव चैट खुल जाएगा। फटाफट कर दीजिए बेटा, जल्दी से फटाफट। यदि आपको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं तो लाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। यूट्यूब को बताइए कि हाँ मैं अच्छा पढ़ाता हूं, लाइक से ही पता चलेगा, ताकि लाइक करेंगे तो यूट्यूब को पता चलेगा कि हाँ जो मतलब जो मैं प्रोवाइड करता हूँ एएस क्लासेस नोएडा, जो कंटेंट प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स उसको बहुत ही लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। इसीलिए जितने बच्चे देखते हैं सारी के सभी लाइक कर देते हैं। तो इससे बस यही हमें प्रॉफिट होगा कि यूट्यूब थोड़ा हमारा सपोर्ट करेगा, हमारी वीडियो को और लोगों तक भेजेगा। बाकी हमें इससे कोई फायदा नहीं है। तो कहते हैं पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए, तो ये हो गया बेटा, हिंदी में पहचानेंगे कैसे, तो वाक्य के क्रिया के अंत में आ ए ई था थे थी आएगा, और इंग्लिश में क्या होगा, तो डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। क्लियर है? डिड या सेकंड फॉर्म आएगी। किसी को कोई डाउट किसी प्रकार का? किसी को भी कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसके रूल और रेगुलेशन पे। आपको बड़े ही ध्यान से देखना होगा, बड़े ही ध्यान से समझना होगा। ठीक है, अब जरा एग्जांपल लेकर के हिंदी का मैं समझा देता हूं कि कैसे पहचानेंगे। मैंने खाना खाया, खाया आ गया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, वे लोग दिल्ली गए, ए आ गया, गए, ये भी पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो इस तरीके के सेंटेंस जो भी आएंगे बेटा, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएंगे। अब आता है नियम इसके लिए कि इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाएंगे तो कैसे बनाएंगे, और अफर्मेटिव के अलावा और कोई आएगा तो कैसे बनाएंगे। तो बेटा अफर्मेटिव में ना, अफर्मेटिव में विद ऑल सब्जेक्ट, विद ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट में कोई लोचा नहीं है इसमें कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो फिफ्थ पर्सन का प्लूरल है तो ये पर्सन तो वो पर्सन, कोई पर्सन नहीं। ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या लगा देना है बेटा, आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। कौन सी वर्ब की सेकेंड, कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकेंड फॉर्म लगेगी। ऑल सब्जेक्ट, विद ऑल सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट यदि कोई टेंस था तो वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट। जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आ गया उसके लिए तो बाकी सब बहुत ही आसान है, ज्यादा आपको टेंशन लेने की कोई ही जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो सभी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे कोई भी फोकस मत कीजिएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, यदि सेंटेंस हो अफर्मेटिव और टेंस हो पास्ट इंडेफिनिट तो क्या कर देंगे, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। और इसीलिए तो मैं आपको डेली 10 वर्ब फॉर्म्स कराता हूँ कि ताकि आपको वर्ब फॉर्म्स भी साथ साथ में याद होती रहे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूं, मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया। अब देखिए पहचाना हमने कैसे, तो ऐसे पहचाना कि लास्ट में या आ गया, आ खाया आ गया ना, खाया, तो टेंस हो गया हमारा क्या, टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट। और मैंने खाना खाया ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी। तो आई और खाने की इंग्लिश है ईट, लेकिन सेकंड फॉर्म लगेगी तो क्या हो जाएगा, आई एट, और क्या खाया, खाना, तो आई एट फूड, मैंने खाना खाया। क्लियर हो गया, आई एट फूड, मैंने खाना खाया। लेकिन ये और ये जो नियम है ये केवल और केवल किसमें ही अप्लाई होगी बेटा, तो केवल और केवल जब ही अप्लाई होगी जब आपका जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस है वो सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस यदि होगा, जब ही आपको थर्ड माने
सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे जब भी, नहीं तो अलग कंडीशन के लिए यानी कि अफर्मेटिव को छोड़ करके यदि कोई और है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए अलग कंडीशन है। इसीलिए कंडीशन नंबर 2 मैं लिखा हूं इन अदर सेंटेंसेस, इन अदर सेंटेंसेस यानी कि अलग जो बाकी जो सेंटेंस है उनमें हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, बाकी जो सेंटेंस है उसमें हम क्या करने वाले हैं। क्लियर है? किसी को कोई डाउट किसी प्रकार की, एनीबॉडी हैव एनी काइंड्स ऑफ डाउट? हिदांश गेमर वो चलिए अब आता है हमारा सेकेंड यानी अफर्मेटिव को छोड़ ले। आप कहेंगे सर अफर्मेटिव के तो बारे में बता दिए, बाकी जो बच गए उनके लिए हम क्या करेंगे, बाकी जो बच गए उनके लिए हम क्या करेंगे, तो जो बाकी बच गए उनके लिए हम क्या करने वाले हैं भाई, तो उनके लिए हम बाकी अदर ऑल सेंटेंसेस के लिए क्या करने वाले हैं, तो बाकी जो भी सेंटेंस बच गए इसके लिए हम अलग नियम लगेगा। नियम क्या है, तो विद ऑल सब्जेक्ट। एक तो हमारा टेंशन खत्म कर देता है कि थर्ड पर्सन सेकेंड पर्सन फिर फोर्थ पर्सन की कौन सा पर्सन, ठीक है, ऐसा फोर्थ पर्सन होता नहीं है, सॉरी, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन होते हैं, इसमें कोई नौटंकी नहीं है सिंगुलर प्लूरल का, सभी के साथ बेटा वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देना। अब आता है कि यदि अफर्मेटिव को छोड़ करके बाकी कोई सेंटेंस हो जाए तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखिए क्या करते हैं, विद ऑल सब्जेक्ट, इसमें भी है विद ऑल सब्जेक्ट यानी कि सभी सब्जेक्ट के साथ क्या करना है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, जिसको बेस फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है यानी जिसको हम बेस फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। और बताइए किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो, कोई डाउट्स किसी को भी? जैसे अब ये आ जाए मैंने खाना नहीं खाया, तो आई डिड नॉट ईट लगेगा, क्यों, क्योंकि अब सेंटेंस जो है अफर्मेटिव नहीं है, अफर्मेटिव के अलावा कोई और हो गया यानी निगेटिव हो गया, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और इसके पहले क्या लगना है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड। आप कहोगे सर आप बताते हैं कि जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है वो होता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो आपका तो नियम फेल हो गया, आपने तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाया ही नहीं। तो बेटा आपको मैं नोट्स लिखवा देता हूं, चलिए मेरा नियम फेल नहीं हुआ है, यहाँ पे आपको मैं नोट्स लिखवा देता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। ध्यान से सुन लीजिए, एक बार और बोल रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज मत कर दीजिएगा गलती से भी, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे समझ में, नोट कर लीजिए इस चीज को, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कभी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। कब? जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो और टेंस पास्ट का इंडेफिनिट हो या प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, तो उस समय आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब की जो जगह है यहाँ पे ये जो कुर्सी है ये हो जाएगी ब्लॉक, मैंने इसको मार के थप्पड़ हो भगा देंगे कि भग जा बेटा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है या प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव भी रहेगा, तो इसको थप्पड़ मार के भगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो विद ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, विद ऑल सब्जेक्ट डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे हम, जैसे हमने यहाँ पे किया, क्या किया, ये निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या मैंने बताया था बेटा आपको, यही बताया था ना कि सब यहीं पे क्या कर देना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, तो सब्जेक्ट रख दिया आई, उसके बाद से लगा दिया डिड हेल्पिंग वर्ब, फिर लगा दिया नॉट, उसके बाद से लगा दिया मेन वर्ब। अब यहाँ पे फूड बच रहा है, तो चलिए फूड के लिए जगह नहीं है तो ऊपर लिख लीजिए, तो क्या हो गया, आई डिड नॉट ईट फूड, आई डिड नॉट ईट फूड, मैंने खाना नहीं खाया है, मत लगा दीजिएगा, मैंने खाना नहीं खाया है जो है ना बेटा, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हो जाएगा, मैंने खाना नहीं खाया, ये इसका होगा। ठीक है, क्लियर हो गया डाउट्स, किसी को कोई प्रॉब्लम?
एनीबॉडी हैव एनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम? नो। तो चलिए अब फटाफट आ जाइए। अब क्या कंसेप्ट समझ लीजिए, तो लिए तो आ जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लिए? चलिए अब आगे बढ़ता हूं मैं। अब ट्रांसलेशन करेंगे आप। अब हम सीखेंगे ट्रांसलेशन, कि हिंदी वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। ओके बेटा? चलिए फिर स्टार्ट करें। ओके ओके ओके। उसने मेरी प्रशंसा की। पीछे आपको बताया था प्रशंसा करने की इंग्लिश क्या होती है। कितने लोग बताएंगे प्रशंसा करने की इंग्लिश क्या होती है? अभी हम लोग कल ही बार फॉर्म में पढ़े हुए हैं। फटाफट टाइप कीजिए आंसर, प्रशंसा करने की इंग्लिश क्या होती है? जल्दी जल्दी बताइए फटाफट, प्रशंसा करने की इंग्लिश क्या बताया था मैंने आपको कल? जल्दी आंसर टाइप कीजिए फटाफट। बताइए जल्दी बताइए, प्रशंसा करने की इंग्लिश क्या होती है? किसी को नहीं पता है? चलिए कोई बात नहीं, आप लोग इसका मतलब ढंग से पढ़ते नहीं है, नोट्स नहीं करते हैं। नोट्स बनाइए बेटा, नोट बनाइए। उसने मेरी प्रशंसा की। ठीक, सबसे पहले टेंस पहचानिए। की, ई आ गया ना, ई आ ए ई था थे थी, तो पास्ट का इंडेफिनिट है। और सेंटेंस कौन सा है? उसने मेरी प्रशंसा की। ये अफर्मेटिव लग रहा है भाई, क्योंकि इसमें नहीं की भी बात नहीं हो रही है, क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब ये अफर्मेटिव है। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका? तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी वाले स्ट्रक्चर पे इसको हम फ्रेम करेंगे। चलिए करते हैं फिर। तो उसने, अब आता है कि सर इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो किसने की भाई? प्रशंसा करने वाला काम किया किसने? उसने। उसने उसने मेरी प्रशंसा की। प्रशंसा करना वर्ब हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट। और मेरी, ठीक है ना, मेरी, मेरी का मतलब होता है मेरी, मतलब ठीक है ना, मी। चलिए अब रखते हैं सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट का। उसने की इंग्लिश क्या होती है? उसने थर्ड पर्सन के लिए लगाया ना बेटा, तो ही हो जाएगा, ही। और प्रशंसा करने की इंग्लिश होती है एडमायर, लेकिन जो टेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। अभी पीछे पढ़े थे तो क्या लगेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो एडमायर, एडमायर्ड हो जाएगा बेटा, ये ए डी MIRED, एडमायर्ड। ही एडमायर्ड मी, उसने मेरी प्रशंसा की। ही एडमायर्ड मी, उसने मेरी प्रशंसा की। उसने मेरी प्रशंसा नहीं की। He did not admire me, क्या उसने मेरी प्रशंसा की? Did he admire me, क्या उसने मेरी प्रशंसा नहीं की? Did he not admire me, उसने मेरी प्रशंसा क्यों की? Why did he admire me, उसने मेरी प्रशंसा क्यों नहीं की? Why did he not admire me, एक का 6 मैंने बना दिया बेटा ओरली, ठीक है ना? तो इसका इस तरीके से ट्रांसलेशन करेंगे। अब सेकेंड नंबर का जो एग्जांपल है, रामू ने मुझे सलाह नहीं दी, यानी कि रामू जो है वो मुझे क्या किया? सजेस्ट नहीं किया भाई, या एडवाइस नहीं किया कि तुम ये कर लो या वो कर लो, ये गलत है तुम्हारे लिए, वो अच्छा है, ऐसा उसने कुछ नहीं किया मेरे लिए, ठीक है ना? रामू ने मुझे सलाह नहीं दी, ठीक है? तो इससे ये भी हमें पता चल गया कि पास्ट का इंडेफिनिट है। अब कौन सा है? नहीं की बात आ गई तो निगेटिव है। तो निगेटिव में क्या करते हैं बेटा? इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट क्या है? किसने नहीं किया है काम को? रामू ने, तो रामू हो गया सब्जेक्ट। क्या नहीं किया है? सलाह नहीं दिया, ये हो गया वर्ब। और बाकी जो बच गया वो हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश इसके अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट की इंग्लिश रामू, तो रामू ही रहेगा, नामू थोड़े नहीं हो जाएगा।
उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। आप कहेंगे सर आपने कहा कि नहीं लगेगी, तो बेटा मैंने ये बताया कि सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तब नहीं लगेगी, निगेटिव में तो लगेगी ही लगेगी। मैंने तो केवल आपको ये बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। कब? अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तब। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? ओके, तो क्या बनेगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी और एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इकलौता एक ही है इसका, डिड, तो राम डिड, और उसके बाद से आ जाएगा नॉट, इसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर। तो राम डिड नॉट। मेन वर्ब क्या है? सलाह देना। सलाह देने की इंग्लिश कल बताया था आपको, एडवाइज, तो ADVISE। राम डिड नॉट एडवाइज, किसे नहीं दिया? मुझे। मुझे की इंग्लिश क्या हो जाएगी ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्टिव केस में मी, तो राम डिड नॉट एडवाइज मी, राम ने मुझे सलाह नहीं दी। ठीक है ना, राम ने मुझे सलाह या राम मुझे सलाह नहीं दी या नहीं दिया। ठीक है ना, क्लियर है? आगे बढ़ूं? किसी को कोई डाउट? सॉरी रामू है बेटा, ओ सॉरी, रामू डिड नॉट एडवाइज मी, रामू है, राम मैंने इसको पढ़ लिया, सॉरी। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? रामू डिड नॉट एडवाइज मी। चलिए इसका अफर्मेटिव बनाऊं मैं, रामू एडवाइज्ड मी, अफर्मेटिव बना दिया। अब इसका फर्स्ट इंट्रोगेटिव बनाऊं, डिड रामू एडवाइज मी, फर्स्ट इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाऊं, डिड रामू नॉट एडवाइज मी, सेकेंड इंट्रोगेटिव बनाऊं, व्हाई डिड रामू एडवाइज मी, सेकेंड इंट्रोगेटिव का निगेटिव, व्हाई डिड रामू नॉट एडवाइज मी। किसी को कोई डाउट? क्लियर है? तो इस तरीके से आप भी जब प्रैक्टिस में लाएंगे ना बेटा, तो जो ये बार बार लिखना पड़ रहा है ना, ये लिखना नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिस कीजिए। अभी मैं आपको नीचे बहुत सारे एग्जांपल दूंगा घर पे करने के लिए, ठीक है? तो आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक द माइंड परफेक्ट। कोई भी चीजों में आप प्रैक्टिस करते हैं ना बार बार, तो आप परफेक्ट हो जाते हैं उस काम में। वेरी गुड, आप लोग सही आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, यानी कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा कह रहा है कि क्या तुमने आंदोलन का प्रचार किया। इसमें ये ने गलत भर दिए इन लोग ने, जो भी हमारे टाइपर मास्टर है, अंजलि एडिटर, क्या तुमने आंदोलन का प्रचार किया? ठीक है, क्या तुमने आंदोलन का प्रचार किया? आपको कल बताया था प्रचार करना या विज्ञापन करना, ठीक है ना? ठीक है, तो प्रचार करना विज्ञापन करना आपको बताया था। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या आपने या तुमने आंदोलन का प्रचार किया, तो इसमें तुमने सब्जेक्ट हो जाएगा और प्रचार करना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। क्या पहले आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले रखेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव है। यदि हम काम को किए होंगे तो यस बोलेंगे, नहीं किए होंगे तो नो बोलेंगे। क्लियर है? यदि काम को किए होंगे तो यस बोलेंगे, यदि नहीं किए होंगे तो क्या बोलेंगे, नो बोलेंगे। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नहीं है डाउट ना? क्लियर है? चलिए, तो इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, अरे एक ही तो हेल्पिंग वर्ब है, डिड, तो डिड लगा दीजिए, डिड। उसके बाद से सब्जेक्ट लगाइए, तुमने की इंग्लिश होती है यू, डिड यू। अब प्रचार करने के लिए इंग्लिश क्या होते हैं, एडवर्टाइज। लेकिन एडवर्टाइज का बेटा यहाँ पे जो यूज होता है ना, एडवर्टाइज का मतलब किसी भी चीज को किसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना। यहाँ पे आंदोलन का प्रचार करने के लिए प्रोपगेंडा लगेगा, ठीक है ना? प्रोपगेंड, प्रोपगेंडा मीन्स होता है अफवाह फैलाना, क्योंकि आंदोलन का प्रचार करना, ठीक है ना? यहाँ पे ब्रॉडकास्ट भी हो सकता है, ठीक है? तो डिड यू ब्रॉडकास्ट, या प्रसारण करना, डिड यू ब्रॉडकास्ट या डिड यू एडवर्टाइज आंदोलन। आंदोलन की इंग्लिश क्या होती है, रिवोल्यूशन। क्या तुमने आंदोलन का प्रचार किया, ठीक है? डिड यू ब्रॉडकास्ट
या प्रोपगेंडा, आंदोलन को आंदोलन भी बोल सकते हो। डिड यू ब्रॉडकास्ट या डिड यू एडवर्टाइज, आंदोलन, क्या तुमने आंदोलन का प्रचार किया। क्लियर है, यहां पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा लास्ट में। चलिए, तो ये 3 हमारे क्लियर हुए एग्जांपल। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला है हमारा, क्या उससे कुत्ते के काटने पर असर नहीं हुआ। क्या उसे कुत्ते के काटने पर असर नहीं हुआ। तो इसमें जो है, क्या उसे कुत्ते के काटने पर असर नहीं हुआ, ये जो है फर्स्ट इंट्रोगेटिव का निगेटिव है। तो इसमें क्या होगा, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला लगेगा इसमें। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला फॉर्मूला रहेगा। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाइए, एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो यहां पर रख दीजिए डिड, और उसे कुत्ते के काटने पर तो डिड ही, ठीक है ना। और असर करने की इंग्लिश क्या होती है, असर करना, अफेक्ट। अभी था ना पीछे, अफेक्ट मीन्स होता है असर करना। डिड ही अफेक्ट, did he affect after bite the dog, did he affect after bite dog। नहीं आ रहा है क्या इसमें, did he, तब यहां पे नॉट हो जाएगा। did he not affect after dog bite या bite dog bite, did he not affect after dog bite, क्या उसे कुत्ते के काटने पर असर नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाएगा। अब अगला है, तुमने लड्डुओं में मिलावट क्यों किया। तो इस सेकेंड इंट्रोगेटिव है, तो WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या है इसके बाद से सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्यों की इंग्लिश ये WH फैमिली की जगह पे लिखते हैं, तो हो जाएगी वाई। उसके बाद से क्या बनेगा, तो वाई, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब तो एक ही है हमारे पास, डिड, तो वाई डिड। उसके बाद से आता है सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुमने इंग्लिश क्या होती है, यू। वाई डिड यू, मिलावट करने की इंग्लिश कल क्या पढ़े थे, एड मिक्स। वाई डिड यू एड मिक्स इन लड्डू, वाई डिड यू एड मिक्स इन लड्डू, तुमने लड्डू में मिलावट क्यों किया। वाई डिड यू एड मिक्स इन लड्डू, तुमने लड्डुओं में मिलावट क्यों किया। लड्डूस कर लो, बहुत सारे लड्डू है ना, तो वाई डिड यू एड मिक्स इन लड्डूज, तुमने लड्डुओं में मिलावट क्यों किया। क्लियर है। चलिए, अगला है, करण ने खाना क्यों नहीं खाया। 6 है और लास्ट है, करण ने खाना क्यों नहीं खाया, इसी का यानी सेकेंड इंट्रोगेटिव का नेगेटिव है, तो यहीं सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर बनेगा WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका बन जाएगा। ठीक है, WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका बन जाएगा स्ट्रक्चर। क्लियर है। अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं। WH फैमिली क्या है इसमें, क्यों, ये रहा यहाँ पे, इसकी इंग्लिश सबसे पहले तो वाई। उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब रखिए, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, तो हेल्पिंग वर्ब तो हमारे पास एक ही है, डिड, तो वाई डिड। उसके बाद से कहता है सब्जेक्ट को पुट कीजिए, सब्जेक्ट क्या है, करण, तो करण KARAN, करण। नॉट का यूज कीजिए, तो लगा दिया नॉट,
उसके बाद से मेन वर्ब क्या है, खाया, तो खाने की इंग्लिश होती है ईट, ईट, ठीक है ना। तो इसमें चूंकि हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, अफर्मेटिव नहीं है, इसीलिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगी, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। तो व्हाई डिड करण नॉट ईट, क्या नहीं खाया है, लास्ट में ऑब्जेक्ट खाना, तो लास्ट में ऑब्जेक्ट के जगह पे रख देंगे फूड। तो व्हाई डिड करण नॉट ईट फूड, करण ने खाना क्यों नहीं खाया। क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट, किसी को भी कोई डाउट? कोई डाउट किसी को भी? ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए सेंटेंस का, ठीक है ना, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये आपको बस एक आपको अफर्मेटिव का याद होना चाहिए, बाकी सब आपको बना लेंगे। आपको मैंने पहले भी बता चुका हूं मैं कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये आपको केवल एक याद होना चाहिए, इसी को आप इधर से उधर ट्रांसफर करके, आपको मैंने पहले भी बताया था कि कैसे बनाते हैं, वैसे आप बना लेंगे, ठीक है। तो ये जब आपको थोड़ा सा माइंड में रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं किसी भी ट्रांसलेशन को। बस उसके बाद से आपको ये याद होनी चाहिए कि किस टेंस में कौन सी वर्ब और कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। बाकी बेटा कुछ नहीं है, टेंस बस आपको डराता है, हवा है, कोई आपको ढंग से पढ़ा नहीं पाता होगा शायद इसलिए, या आपको कोई ढंग से समझा नहीं पाता होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता होगा, इसीलिए आपको टेंस हार्ड लगता है। टेंस हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, मजा आ जाता है बेटा। देखिए जैसे अब आ रहा है किसी को, जैसे मैं आपको एक एक चीज करके करा रहा हूँ, इस तरीके से आप करेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए एक सेंटेंस दे रहा हूं, जरा आप करके दिखाइएगा मुझे जल्दी। वे लोग कुत्ते को मार दिए। बनाइए जल्दी से, वे लोग कुत्ते को मार दिए, बनाइए फटाफट, जल्दी बनाइए। तो वे लोग कुत्ते को मार दिए, फटाफट बनाइए फटाफट। ओके हो गया, क्लियर हो गया, कर लिए ट्रांसलेट सब लोग? हो गया। चलिए इसमें समझते हैं, देखिए मार, वे लोग कुत्ते को मार दिए। अब एक कुत्ते को दो तरीके से मारना होता है, तो जान से मार देना, ठीक, और एक होता है कि डंडल लाठी उठा के मारना है, चप्पल से मारना, ठीक है, या लातों से मार देना। तो आप किस तरीके से आप मरवाना चाहते हैं उस कुत्ते को, और डिपेंड आप पे करता है कि किस तरीके से मरवाना चाहते हैं।
सबसे पहले हम पहचानते, देखिए बेटा मैं कैसे बनाता हूँ किसी भी ट्रांसलेशन को हिंदी का। देखिए मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं टेंस को पहचानता हूँ। मार दिए, आ ए ई था थे थी, तो दिए, तो दिए आ रहा है ना, तो ये आ ए ई आ रहा है ना, तो आ ए ई आ रहा है बेटा इसमें, इसीलिए मैं तुम्हें तुरंत समझ गया कि अरे तो पास्ट का इंडेफिनिट है, तो तुरंत मेरे दिमाग में आ जाएगा कि इसमें या तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या इसमें लगेगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब हमें समझ में आया कि देखें भाई क्या है, सेंटेंस कौन सा है, तो जो सेंटेंस है ये है हमारा अफर्मेटिव, तो ये डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, इसमें तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगनी है। ठीक, क्लियर है। अब मैं पहचानता हूं सब्जेक्ट, तो वे लोग इसमें सब्जेक्ट हो गया, मार दिए इसमें वर्ब हो गया, बाकी जो बचेगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, तो वे लोग की इंग्लिश होती है दे, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब तो लगता नहीं है, 10 बार चिल्ला चिल्ला के बताया हूं अभी कुछ देर पहले, तो वे की इंग्लिश हो गई वे लोग की इंग्लिश हो गई दे, उसके बाद से वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, तो मारने की इंग्लिश होती है, चलिए जान से ही मार दीजिए, तो किल होती है, लेकिन सेकेंड फॉर्म मारने की इंग्लिश होती है किल, सेकेंड फॉर्म लग जाएगी तो हो जाएगा किल्ड। दे किल्ड, किसको मारे, कुत्ते को, तो दी दे किल्ड द डॉग, यदि कुत्ते को आप जानते हैं तो द लगा दीजिए, दे किल्ड द डॉग, वे लोग कुत्ते को मार दिए। क्लियर है, दे किल्ड द डॉग, वेरी गुड वेरी गुड, सभी का आंसर सही है, दे किल्ड द डॉग। निगेटिव क्या बनेगा, जल्दी बनाइए, दे डिड नॉट किल द डॉग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। कोई डाउट किसी को नहीं है ना, किसी को कोई डाउट नहीं है, पक्का, वेरी गुड। तो आप भी जब भी बनाइएगा तो सबसे पहले टेंस पहचानिए, टेंस पहचानने के बाद उसकी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सामने लिख दीजिए, फिर सेंटेंस पहचानिए। समझिए बेटा समझिए, एक बार और मैं स्टेप बताता हूं कि कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, प्रॉमिस कर लो, कभी भी गलत नहीं होगा। सबसे पहले जब भी आपके पास सामने हिंदी का कोई भी ट्रांसलेशन आता है तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको उसका टेंस पहचानना है कि किस टेंस का है। टेंस पहचान में आ गया, जैसे ही टेंस पहचान में आ गया तो उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब लगती है, यहाँ पे तुरंत सामने लिख दीजिए, इसके बगल में लिख दिया। अब दूसरा स्टेप क्या है कि इसमें हमें क्या करना है कि सेंटेंस पहचानना है। अब सेंटेंस पहचान में आ गया तो यदि आपको रिमेंबर है पहले से ही या प्रैक्टिस में है सेंटेंस के स्ट्रक्चर तो लिखने की जरूरत नहीं है, यदि नहीं है तो यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख लीजिए कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आप आराम से लिख लीजिए, जो भी सेंटेंस है उसके स्ट्रक्चर लिख लीजिए। फिर क्या कीजिए कि इसी सेंटेंस में से, हिंदी वाले ही सेंटेंस में से आपको क्या करना है, तो इसी सेंटेंस में से आपको सब्जेक्ट और वर्ब फाइंड आउट कर लेना है, बाकी कुछ नहीं करना है, केवल सब्जेक्ट और वर्ब फाइंड आउट कर लेना है, बाकी जो बच जाएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो हमने उसके बाद से इसी स्ट्रक्चर पे पुट करके इसकी इंग्लिश और आगे बढ़ जाना है हमें, बस बाकी कुछ नहीं है, आराम से ट्रांसलेशन बन जाएगा और गलत भी होने के चांसेस 0% हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए फटाफट, मैं आपकी हेल्प करूं। दे किल्ड द डॉग, वेरी गुड वेरी गुड हर्षित, सही है बेटा आपका, सही है, वेरी गुड। चलिए अब मैं आपको होमवर्क देता हूं क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि कैसे क्वेश्चन जो होगा वो कैसा होगा, तब मैं आपको ऊपर होमवर्क दूंगा, आप स्क्रीनशॉट करके और कल आएंगे ट्यूशन तो करके आएंगे, मैं चेक करूंगा। ठीक है, ग्रामर पढ़िए ऑनलाइन, बाकी आपको मैथ ग्रामर और व्याकरण ऑनलाइन पढ़ लीजिए, मैथ और साइंस में आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ा दूंगा बेटा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से, हमें पढ़ना ही तो है, छुट्टी इसीलिए तो मिली स्कूल की, पढ़िए आराम से मौज से। चलिए अब आते हैं हम यहाँ पे, विलो इज अ स्टोरी दैट यू ऑलरेडी नो, नीचे एक कहानी दी गई है जिसको आप पहले से ही जानते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ब इन द बॉक्स, जो वर्ब जो दी गई है इस बॉक्स में, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है बेटा, फील करना, ये सामने दी गई है आपके। ठीक, यूज द सिंपल पास्ट टेंस, और किसका यूज करना है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है। किसका यूज करना है, सीधा सीधा क्वेश्चन में कह रहा है यूज द सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस आप कहेंगे सर नया नाम आ गया, नहीं बेटा, आपको बताया था कि सिंपल पास्ट जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ही कहते हैं। सिंपल पास्ट टेंस किसको कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को ही कहते हैं। क्लियर है, किसी को कोई डाउट? चलिए तो अब हम पढ़ते हैं,
लग रहा है कौवे वाली कहानी है ये। कह रहा है कि अ थर्स्टी क्रो, एक प्यासा कौवा, वाज फ्लाइंग अराउंड इन द सर्च ऑफ वाटर, यानी कि पानी की खोज में बेचारा इधर उधर क्या कर रहा था, उड़ रहा था। इट डैश अ पॉट नियर नियर अ हाउस, उसने क्या किया भाई, उसने क्या किया बताइए। इट डैश अ पॉट नियर अ हाउस, वो क्या किया, तो इट, इसमें से कौन सा लगेगा ऑप्शन बताइए जल्दी से। इट डैश अ पॉट नियर अ हाउस, क्या बी मतलब है, ड्रॉप मैंने वहां पे गिर गया, सी मैंने देखा, पिक मैंने उठाया, फ्लाई मैंने उड़ा, ड्रिंक मैंने पी लिया, राइज मैंने ऊपर उठा, ऐसा कुछ नहीं था। उसने क्या किया, इट अ पॉट नियर, इट अ पॉट नियर अ हाउस, एक घर के पास क्या था, एक बर्तन था, पॉट था। तो बी का सेकेंड फॉर्म होता है बेटा, बी का फॉर्म लगना है वॉज लगेगा, क्या लगेगा इसमें, वॉज लगेगा, ठीक है ना, सेकेंड फॉर्म लगेगा ना तो वॉज लगेगा, सी नहीं लगेगा बेटा, नहीं नहीं नहीं, इट सी कैसे हो जाएगा भाई, इट सी अ पॉट नियर अ हाउस, उसने एक इट वॉज लगेगा, इट वॉज अ पॉट नियर अ हाउस, इसके बगल में क्या था, पास में एक घर के पास में एक बर्तन था, वॉट लगेगा बेटा, सी नहीं लगेगा, ना ना ना, इसका ना आपको चेंज करके फॉर्म लगानी थी, पास्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग, इसमें जो दिया है ना वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, आपको चेंज करके इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, आया समझ में, ये नहीं कि कुछ भी कर देना है, ना ना ना, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, देयर सम वाटर एट द बॉटम ऑफ द पॉट, देयर, देयर मीन्स क्या था, देयर सी सम वाटर, वहां पे कुछ पानी, उसे क्या हुआ, सी नहीं होगा, इसका सेकेंड फॉर्म होगा सॉ, देयर सॉ सम वाटर एट द बॉटम ऑफ द पॉट, उसके बाद से उसको पानी दिखा, कहां पे, उस बर्तन के पेंदी में दिखा, देयर सॉ, देयर सॉ सम वाटर एट द बॉटम ऑफ द पोट, उसे क्या दिखा, तो उसे पानी दिखा, बॉटम में उसके पेंदी में उसे पानी दिखा। द क्रोज बीक डिड नॉट रीच द बॉटम, जो कौवे का जो चोंच था ना वो पेंदी तक नहीं पहुंच पा रहा था, जो कौवे का चोंच था वो क्या था, पेंदी तक मन नहीं पहुंच पा रहा था। इट डैश अप सम स्मॉल स्टोन्स एंड डैश देन वन बाय वन इनटू पॉट, उसने क्या किया, उसने क्या किया, ड्रॉप, तो इट ड्रॉपेड, ड्रॉप्ड, इट ड्रॉप्ड अप सम स्मॉल स्टोन्स, उसने क्या किया, उसमें कुछ छोटे पत्थर के टुकड़े डाल दिए, एंड देम वन बाय वन इनटू पॉट, ठीक है ना, एंड देम वन बाय वन इनटू पॉट, ड्रॉपेड, इसमें भी ड्रॉपेड ही लगेगा, उसने एक एक करके बहुत सारे पत्थर के टुकड़े डालते गया वो, फिर क्या हुआ, देन द वाटर एंड वॉज नियर द टॉप ऑफ द पोट, ठीक है ना, अब फिर क्या हुआ, वो क्या किया, उसके बाद से पानी जो हुआ क्या होने लगा, राइज होने लगा, देन द वाटर राइज, तो राइज का क्या हो जाएगा, रोज हो जाएगा, रोज, एंड वॉज नियर द टॉप ऑफ द पोट, ठीक है ना, और पानी जो था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, उठा, जो जो पेंदी में था, द क्रो वॉज डैश वाटर एंड अवे, ठीक है ना, कौवे ने क्या किया, ड्रिंक कर लिया ना पानी, जब ऊपर आ गया तो ड्रिंक का सेकंड फॉर्म क्या लगेगा, ड्रंक, ड्रैंक लगेगा, सॉरी, ड्रैंक, द क्रो ड्रैंक द वाटर एंड फ्लाई का क्या हो जाएगा, फ्ली, FLEW, फ्ली, फ्ली अवे, और क्या हो गया, वो दूर उड़ गया, बेटा एक बच गई हमारी, यानी कि यहाँ पे जो हमारा हमने दो बार ड्रॉपेड लगा दिया है, यहाँ पे पहली बार जो लगेगा वो क्या लगेगा, पिक, पिक का सेकेंड फॉर्म पिक्ड लगेगा, पिक का सेकेंड फॉर्म क्या लगेगा, पिक्ड लगेगा, इट पिक्ड सम स्मॉल स्टोन, यानी उसने क्या किया, कुछ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े उठाए, एंड ड्रॉपेड देम वन बाय वन इनटू द पॉट, और उसे एक एक करके उस बर्तन में उसने क्या किया,
डाल दिया, और एक एक करके उसने क्या किया, उस बर्तन में उस जो पॉट था उसमें वो डालता गया। एंड देन द वाटर रोज, और पानी फिर ऊपर आ गया। वॉज नियर द टॉप ऑफ द, जो कि उसके पेंदी में था। द क्रो ड्रैंक द वाटर, वो जो कौवा था उसने पानी पी लिया। एंड फ्लीव अवे, और क्या हुआ, उड़ गया। क्लियर है? उसके बाद से वो क्या किया, उड़ गया। चलिए अब आपका, ये तो मेरा था, मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से वो करेगा। जो हार्ड वाला था मैंने आपको समझा दिया। आप स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए, फटाफट। अभी दे रहा हूं बेटा, अभी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, अभी होमवर्क दे रहा हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। जल्दी दे रहा हूं, बस वेट कीजिए, बस 2 मिनट। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए जल्दी से फटाफट। हो गया? चलिए अब आपका आ गया होमवर्क। ये रहा आपका होमवर्क, आपको घर से करके आने हैं। ये है आपका होमवर्क। इसमें जो वर्ब दी हुई है इसको अकॉर्डिंग टू पास्ट, सिंपल पास्ट के अकॉर्डिंग भरना है, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी लग सकती है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि कौन सी क्या लगेगी, ठीक है? ये आपका होमवर्क है, इसको नोट करके आइएगा। दिस इज योर HW, दिस इज योर HW, दिस इज योर HW। ये आपका होमवर्क है बेटा, ठीक है? दिस इज योर HW, यू हैव टू डू। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। ओके ओके, गुड नाइट, मिलते हैं अगले क्लास में, यानी नेक्स्ट डे, ठीक है? तब तक बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय।